हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे, ऑडियो वीडियो सही है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे। चलो, ऑडियो वीडियो सही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हो जाएंगे यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं। आपको मिलते हैं नोट्स भी के विधान से 100+ मॉक टेस्ट। एंड ये रहा हमारा कोड, यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, 10% ऑफ मिलेगा। गुड मॉर्निंग सुरभि जी। और कौन कौन क्लास में आ चुका है? अडॉप्शन के प्रोविजन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेक्शन 6, जो कि रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन के बारे में बात करता है कि एक पर्सन जो कि अडॉप्शन अडॉप्ट कर रहा है, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको राइट होना चाहिए कि वो अडॉप्शन ले सकता है। और एक ऐसा पर्सन जो कि अडॉप्शन में दे रहा है वो भी कैपेबल होना चाहिए, है ना। एमपी सेट की एक महाराष्ट्र सेट तो अभी होगा ना, 7 अप्रैल को। हाँ, आ गई है। एमपी सेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। और कब 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 अप्लाई कर सकते हैं? हमारे लॉ में भी होता है सेट एमपी में। रुको एक मिनट। नोटिफिकेशन 15 मार्च को रिलीज हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 21 मार्च को जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और 20 अप्रैल को जो है वो आपका 20 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, करेक्शन विंडो 27 मार्च को जो है से लेकर आपकी 22 अप्रैल तक जो है वो रहेगी। और ठीक है, हाँ, हो चुकी है नोटिफिकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 21 मार्च से। ठीक है, और एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख लेना आप। ठीक है, चलो, लास्ट डेट है आपकी 20 अप्रैल। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जितेव जी, गुड मॉर्निंग भूमिका जी। ठीक है, हाँ, एमपी सेट आ चुका है। ठीक है, 21 मार्च से, बिल्कुल 27। चलो 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 चलो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने सेक्शन 6 में देखा था कि क्या रिक्विजिट्स हैं वैलिड अडॉप्शन की। तो सबसे पहले एक पर्सन जो कि अडॉप्शन में मतलब अडॉप्शन ले रहा है, अडॉप्शन ले रहा है, वो भी कैपेबल होना चाहिए, उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अडॉप्शन ले सकता है। दूसरा, द पर्सन गिविंग एन अडॉप्शन हैज अ कैपेसिटी टू डू सो, कि गोद लेने वाले व्यक्ति के पास जो है वो ऐसा करने की क्षमता जो है वो होनी चाहिए। और दूसरा, द पर्सन जो कि अडॉप्टेड किया जा रहा है वो भी कैपेबल होना चाहिए कि वो अडॉप्शन उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लाइंस विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर, के गोद लिया गया कार्य इस अध्याय में जो है वो उल्लेखित अन्य शर्तों का अनुपालन जो है वो करता है। सेक्शन 7 में दिया है कैपेसिटी ऑफ द मेल हिंदू टू टेक एन अडॉप्शन। ठीक है, कि एक मेल हिंदू जो है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले साउंड माइंड होना चाहिए, और साथ ही साथ माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। ठीक है, तभी जो, और इसकी यदि वाइफ है तो उसकी कंसेंट भी होनी चाहिए। और कब कब जो है वो कंसेंट नहीं लेगा? तो यदि सीज टू बी हिंदू हो चुकी है, या उसने जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है, रेनाउंस वर्ड हो चुकी है, और कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करा है, तब कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, अदरवाइज जो है उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हमने सेक्शन 8 में डिस्कस किया था कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। तो फीमेल हिंदू में वही जो कि मेल की कंडीशंस है, यानी कि मेल की क्या कुछ कैपेबिलिटी है वैसे ही फीमेल की है। फीमेल यदि अडॉप्शन लेना चाहती है तो वो साउंड माइंड होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। ठीक है, और यदि उसका हस्बैंड है तो उसकी कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, और सेक्शन 9 में दिया है कि कौन पर्सन जो कैपेबल है जो कि अडॉप्शन में दे सकता है। तो सबसे पहले बोला है कि फादर एंड मदर जो है वो कुड गिवन एन फॉर द अडॉप्शन, की फादर और मदर जो है वो अडॉप्शन में दे सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ अदर, और कंसेंट नॉट रिक्वायर व्हेन अदर इज अनसाउंड माइंड, रिनाउंस द वर्ड और सीज टू बी द हिंदू, और बोथ पेरेंट्स जो कि क्या है, दोनों ही पेरेंट्स या तो। ठीक है, वेयर बोथ पेरेंट्स यदि डेड हो चुके हैं तो कौन देगा?
गार्डियन भी जो है वो आपका अडॉप्शन में दे सकता है, ठीक है। इनकम्पिटेंट टू गिव एन अडॉप्शन, ठीक है। यदि पेरेंट्स जो है वो इनकम्पिटेंट है या डेथ हो चुकी है दोनों की, तो गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट की परमिशन से ही उसको ठीक है अडॉप्शन में दिया जा रहा है। जो अडॉप्शन में दिया जा रहा है उसके लिए क्या कुछ, मतलब क्यों अडॉप्शन में दिया जा सकता है, तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, बच्चे का वेलफेयर देखा जाएगा। दूसरा, बेस्ट विशेष देखी जाएंगी, चाइल्ड की विशेष देखी जाएंगी। और दूसरा, नो फाइनेंशियल कंसिडरेशन, क्योंकि किसी भी तरह का पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक ऐसा पर्सन जो कि आपका कैपेबल है, यानी कि एसेंशियल कंडीशन क्या है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी एक बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। एक पर्सन जो है वो कब अडॉप्ट किया जा सकता है, किस पर्सन को अडॉप्ट किया जा सकता है, सबसे पहले ही और शी इज अ हिंदू, वो हिंदू हो। और दूसरा कि उसको ऑलरेडी अडॉप्ट नहीं किया गया हो। और तीसरा कि विवाहित नहीं होना चाहिए, अनमैरिड जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे के पास पहले शादी कर दो, यदि फिर भी बोला कस्टम लॉ करें तो किया जा सकता है। और ही और शी इज हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर, ठीक है, कि 15 साल से जो है वो आयु पूरी नहीं की हो। और यदि फिर भी कस्टमर यूसेजेस जो है वो लॉ करते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 11 में बोला है कि अदर कंडीशन क्या है वैलिड अडॉप्शन की, तो यदि कोई मेल जो है वो, अब वो किसी, जैसे मान लीजिए सन की अडॉप्शन कर रहे हैं, मतलब एक पुत्र की जो है वो अडॉप्शन कर रहे हैं, अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर, ठीक है। तो वो ओनली हिंदू को ही जो है वो हिंदू सन को ही अडॉप्ट करेंगे, उनका पहले से कोई हिंदू सन नहीं होना चाहिए, और ना ही सन्स का सन, यानी कि ना पोता होना चाहिए ना बेटा होना चाहिए। और इफ अडॉप्शन यदि डॉटर की जा रही है तो पहले से उसकी कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए और पुत्र की डॉटर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इफ अडॉप्शन यदि मेल की जा रही है, अडॉप्शन जो है वो मेल के द्वारा ली जा रही है, और अडॉप्ट किसको किया जा रहा है, फीमेल को किया जा रहा है, तो 21 ईयर का जो है वो गैप होना चाहिए, ठीक है। और इफ अडॉप्शन यदि फीमेल की जा रही है और पर्सन जिसको ठीक है फीमेल की जा रही है, और यदि अडॉप्शन जो है वो फीमेल के द्वारा की जा रही है और मेल बच्चे की जा रही है, तो मदर और उस बच्चे के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 21 ईयर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 21 ईयर का गैप जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि जो भी चाइल्ड होगा, अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, उसको एक्चुअली और गिवन टोकन टू अडॉप्शन बाय द पेरेंट्स और गार्डियन कंसर्न और अंडर देयर अथॉरिटी विद इंटेंट टू ट्रांसफर ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम फैमिली टू ऑफ हिज बर्थ और द केस ऑफ द अबेंडेंड चाइल्ड और चाइल्ड दोज पेरेंटेज इज नॉन एज, ठीक है। वही कि यदि एक फैमिली से बच्चा जो है वो अडॉप्ट किया गया है, तो जो नई फैमिली होगी उसके सारे रिलेशन जिस तरह से उनके रियल वाले बच्चे के बनते हैं उसी तरह से उस बच्चे के जो है वो बन जाएंगे। इफेक्ट्स क्या है, वही कि एन अडॉप्शन जो है वो आपकी डीम्ड माना जाता है इस बच्चे को, जैसे कि रियल चाइल्ड है। गोद लिए बच्चे को आप रियल चाइल्ड की तरह, जैसे कि जो अडॉप्टिव फादर एंड मदर होंगे वो रियल फादर और मदर जो है वो बनेंगे, ठीक है। एंड फॉर ऑल पर्पस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द अडॉप्शन and from such date all the ties of the child in the case in the family of his or her birth shall be deemed to be served and replaced by those created by the adoption or adoptive family, ठीक है। यही बोला गया है कि चाइल्ड जो है वो आपका शादी नहीं, मतलब बच्चा जो है वो, जैसे मान लीजिए एक फैमिली था, ठीक है, एक फैमिली से बच्चा अडॉप्ट करके दूसरी फैमिली में गया, तो जो ना बच्चा अपनी पुरानी वाली जो जन्म लेने वाली फैमिली है उसमें भी किसी रिलेटिव से शादी नहीं करेगा जिससे पहले नहीं कर सकता था, और आगे फैमिली दूसरी अडॉप्टिव फैमिली है, ठीक है, अडॉप्ट जिन्होंने अडॉप्ट किया है उस फैमिली में भी वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है। और सारी की सारी प्रॉपर्टी का राइट भी उसके पास आ जाएगा, ठीक है। और राइट क्या है अडॉप्टिव पेरेंट्स की, जो भी अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं कि फादर एंड मदर जिनको पावर है कि वो डिस्पोज ऑफ करना चाहे प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर करना चाहे, गिफ्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 14 हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस, कि कुछ मामलों में दत्तक माता का निर्धारण। यहाँ पर बोला कि एक वाइफ ऑफ हिंदू मेल की, हिंदू मेल की कोई पत्नी है, ठीक है, ठीक है, हिंदू मेल ने जो है वो क्या किया है, एक बच्चा जो है वो अडॉप्ट किया है, तो उसकी पत्नी अडॉप्टिव मदर हुई। और इन केस यहाँ पर बोला वेयर एन अडॉप्शन इज मेड, यदि अडॉप्शन जो है वो विद कंसेंट ऑफ वाइफ से जो है वो की जा रही है, ठीक है, तो
और तो उसको अडॉप्टिव मदर कहेंगे, यानी कि अडॉप्टिव मदर होगी। और यदि एक से ज्यादा पत्नियां हैं और सभी की कंसेंट ली गई है तो सीनियर मोस्ट जो वाइफ होगी उसको हम अडॉप्टिव मदर कहेंगे, बाकी को स्टेप मदर कहेंगे। और इन केस यदि कोई विडोअर है, यानी कि कोई विधवा है, और या कोई बैचलर है, और एनी ऑफ वुमेन जो कि अकेली रहती है, ठीक है, वो यदि बच्चे को गोद लेती है तो उसका जो हस्बैंड होगा उसको हम बाद में स्टेप फादर कहेंगे। और इसी केस में यदि मेल भी कोई जो कि पहले से जो है वो क्या है, जैसे कि विदुर है, यानी कि वह कुवारा है, वो किसी बच्चे को गोद ले लेता है तो जिस भी लड़के से उसकी शादी होगी वो उसकी स्टेप मदर जो है वो होगी। ठीक है। अब है आपका केस सावन राम। गुड मॉर्निंग रेखा जी। सबसे बड़ी वाली मदर, सबसे बड़ी वाली को अडॉप्टिव मदर कहेंगे और बाकियों को स्टेप मदर कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो केस है आपका सावन राम वर्सेस कलावती का मामला, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 1761 का केस है। यहां पर क्या हुआ था कि इन केस ऑफ अडॉप्शन बाय हिंदू बाय अ विडो, की एक विधवा द्वारा गोद लेने के मामले में गोद लिए बच्चे को मृत पति के संतान भी जो है वो माना जाएगा, ताकि उसका उत्तराधिकारी वो बन सके। पर इस मामले में जो है वो विधवा के पति की संपत्तियों का उत्तराधिकार जो है वो शामिल है, और विधवा की भी गोद लेने के लिए जो है वो 2 महीने के भीतर जो है वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, समझ आए। यहाँ पर बोला वेदर इन केस ऑफ अडॉप्शन बाय द विडो, कि सब इस केस में क्या हुआ था कि अडॉप्शन की गई थी विधवा के द्वारा, मतलब जो कि विडो थी, और would we adoptive child be deemed to be a child of the deceased husband as well as, कि गोद लिए गए बच्चे को मृत पति की संतान भी, मतलब जो उसका हस्बैंड था उसकी डेथ जो हो चुकी थी उसी के संतान माना जाएगा। ठीक है, उसी के संतान माना जाएगा, यानी कि अडॉप्टिव फादर या मदर जो है वो वही कंसिडर किए जाएंगे, और वो उसी का उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, जो भी उस विडो ने, उसकी पत्नी ने जो कि क्या किया था, उस बच्चे को अडॉप्ट किया था, उसी की प्रॉपर्टी में जो उसको हिस्सा मिलेगा। और केस इवॉल्व सक्सेशन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द विडोज हस्बैंड, द विडो टू, और हैड डाइड विद इन द 2 month आफ्टर द अडॉप्शन। ठीक है, कि और बाद में क्या हुआ, अडॉप्शन हुई और उसके बाद जो है वो उस मदर की भी डेथ जो है वो हो गई। ठीक है, लेकिन उस बच्चे को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला। और रेफरिंग द सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट, द कोर्ट पॉइंटेड आउट फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन, यहां पर बोला, अदालत ने कहा कि जिस दिन से, जिस पर्टिकुलर डेट से आप जो है वो अडॉप्ट करते हैं किसी बच्चे को, उसी तारीख से जो है वो परिवार में बच्चे के सभी संबंध जो है वो, मतलब पहले वाले जितने भी जो जन्म देने वाली फैमिली होती है उससे सारे संबंध जो है वो टूट जाते हैं, और उस अडॉप्टिव और जो उस अडॉप्टेड चाइल्ड के रिलेशन जो है वो नेक्स्ट फैमिली में जो है वो बन जाते हैं। दत्तक परिवार में नए संबंध जो है वो बनाए जाते हैं। और ये अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि विवाहित महिला और अपने पति के परिवार से संबंधित थी, तदनुसार जो गोद लिया गया बच्चा है वो भी उसी परिवार से जो है वो संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अब है आपका सेक्शन 15 जो कि वैलिड अडॉप्शन की बात करता है। तो वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल, कि वैलिड अडॉप्शन को रद्द जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, valid adoption not to be cancelled, no adoption which had been validity were made can be cancelled by the adoptive father or mother और एनी अदर पर्सन। ठीक है, यहां पर बोला कि कोई भी गोद लेने वाला जो कि वैध रूप से जो है वो किया गया था, यहां पर बोला कि वैलिड अडॉप्शन जो कि एक सही तरीके से वैलिड अडॉप्शन करी गई थी उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसे दत्तक माता या पिता या किसी के द्वारा रद्द नहीं किया जा, एक ही बार अडॉप्शन होती है और उसको रद्द जो है वो नहीं किया जा सकता। ना ही गोद लिए गए बच्चे को अपनी स्थिति का, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि आप एक बार एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो और बाद में किसी और को दे रहे, नो। तो एक ही बार अडॉप्शन होगी, उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, और ना ही जो है वो उस अपनी स्थिति को त्याग किया जा सकता है, ना ही जो है वो गोद लिए गए बच्चा अपनी स्थिति को जो है वो त्याग कर सकता है और परिवार जो के जन्म, मतलब जन्म वाले परिवार में लौट सकता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेक्शन 16 में बोला प्रिजम्पशन एज टू बी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड अडॉप्शन, कि गोद लेने से संबंधित पंजीकृत दस्तावेजों के बारे में जो है वो अनुमान। यहां पर बोला वेर एवर वेन एवर एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग एनफोर्स्ड
is a procedure produced before any court purporting to record or an adoption made and is signed by the person giving the person taking the child in adoption. कि जब उसी समय जो है उस समय लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत या कोई दस्तावेज किसी अदालत के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, तो गोद लेने वाले व्यक्ति और बच्चों को जो है वो गोद लेने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और अदालत मान लेती है कि गोद लेने का काम इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में जो है वो किया गया है, और जब तक कि इसको अस्वीकार जो है वो नहीं किया जाता। देखो कि प्रिज्यूम किया जाता है जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो रिलेटेड है किससे, अडॉप्शन से। देखो जब अडॉप्शन डीड बनती है ना, ठीक है, तो क्या होता है, जो बच्चे को दे रहे हैं और जो ले रहे हैं दोनों के साइन होते हैं, साथ ही साथ आइडेंटिफाइड भी होता है, एक पहचान करता उसके साइन होते हैं, 2 विटनेस के साइन होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ये आपके वैलिड अडॉप्शन के डॉक्यूमेंट है जब तक जो है इसको डिस्प्रूव नहीं किया जाता कोर्ट में। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 16 में बात करी गई है, प्रिजम्पशन टू एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अडॉप्शन। ठीक है, अब है आपका सेक्शन 17 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। ठीक है, कि अब हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये एक हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे ऐसा नहीं है पहले के टाइम में कोई अडॉप्शन नहीं करी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए देखो कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि अनाथ है उसको पेरेंट्स मिल जाएंगे, कोई ऐसी फैमिली है जिसके घर बच्चा नहीं है उसको बच्चा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है सर्टेन पेमेंट्स को कि आप जो है वो भुगतान नहीं करोगे, यानी कि प्रोहिबिशन किया गया है कि आप किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करोगे बच्चे के लेन देन में, क्योंकि जब पेमेंट करोगे तो फिर खरीद बेच वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, तो नो पर्सन, कोई भी पर्सन जो है वो रिसीव नहीं करेगा और एग्री नहीं होगा कि वो रिसीव करना चाहता है किसी भी पेमेंट को, और अदर रिवार्ड इन द कंसिडरेशन of the adoption of any person, no person shall make or give agree to make or give to any other person any payment or reward the recipient of which is prohibited in by the section। ठीक है, कि जो आपस में लेन देन है वो प्रोहिबिट किया है इस सेक्शन में। और if any person contravenes the provision of subsection 1 shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months or fine। और यदि फिर भी कोई ऐसा पर्सन करता है तो उसको 6 महीने के तहत कारावास और जुर्माना जो है वो दोनों होंगे। और थर्ड में बोला नो प्रोस्टिट्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी instituted without the previous section of the state government and officer authorized by the state government in the behalf। इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजक जो है वो राज्य सरकार या इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब है आपका गार्डियनशिप। यहां तक अडॉप्शन के प्रोविजन थे मेन हमने डिस्कस कर लिए। किसी को कोई डाउट्स तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, डाउट है तो जरूर से जरूर पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, और नोट्स वगैरह सबको मिल रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत हो क्लास से रिलेटेड तब भी साथ साथ में बता दिया करो। ठीक है, क्लास से रिलेटेड पीपीटी से, नोट से और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कहना है, और यदि ऐप में कोई दिक्कत है, ऐप नहीं चल रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है तो फिर मेरे से मत कहना। ठीक है, तो वो सर से बात करना। लेकिन क्लास से रिलेटेड और नोट से रिलेटेड ये जो मेरे से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको मेरे से पहले डिस्कस कर लेना। यदि मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे पाई तो आप सर से बात करना। ठीक है, और जल्दी से बताएंगे। सुरभि जी, भूमिका जी, जदेव जी, रेखा जी, सबको समझ आ गया ना? आजकल गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं, अब थोड़ी सुस्ती सी पड़ रही है ना? मतलब 10 बजे तक तो ऐसे लगता है जैसे धूप हो, मतलब दोपहर हो गई है। अब ऐसे ही होगा सिस्टम। ठीक है, चलो। गार्डियनशिप अंडर हिंदू लॉ, तो 2 मेन लेजिस्लेशन है जो कि गार्डियनशिप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 है, दूसरा गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है। ठीक है, नंबर 1 इज अ हिंदू पर्सनल लॉ एंड नंबर 2 इज अ सेक्युलर लॉ। देखो ये जो आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप है ये आपका हिंदू पर्सनल लॉ है। ठीक है,
हिंदू पर्सनल लॉ है और दूसरा आपका सेकुलर लॉ है। सेकुलर लॉ का क्या मतलब, सभी धर्मों के लिए एक ही लॉ है, द गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है। कि सेकुलर लॉ है क्योंकि सभी धर्म, जो कि किसी धर्म जाति के बावजूद सभी पर जो है वो लागू होता है। बट द बोथ दीज लॉज आर स्टिल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बट ये दोनों कानून जो है वो अभी एक दूसरे के पूरक हैं। और कोर्ट अप्लाइज टू द प्रोविजन ऑफ द बोथ दीज लॉ इज अ हार्मस वे, और अदालत इन दोनों कानूनों के प्रावधान को सामंजस्य पूर्ण तरीके से जो है वो लागू करती है। तो सबसे पहले क्या है, गार्डियन, हु इज अ गार्डियन, ठीक है। हु इज अ गार्डियन, तो गार्डियन को डिफाइन कर है सेक्शन 4 क्लॉज बी ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। गार्डियन का क्या मीनिंग होता है, गार्डियन मीन ऐसा पर्सन हैविंग, जो कि केयर कर रहा है किसी पर्सन की, ऑफ माइनर, ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी एंड इंक्लूडेड। गार्डियन मीन अ पर्सन हैविंग केयर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कि गार्डियन मीन अ पर्सन हैविंग अ केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ माइनर, जो कि किसी माइनर की केयर कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी की केयर कर रहा है, उसको हम गार्डियन कहते हैं। गार्डियन का क्या अर्थ है, एक व्यक्ति को जो कि नाबालिग या उसकी संपत्ति या उसके व्यक्ति और संपत्ति दोनों के व्यक्ति की देखभाल जो है वो करता है, यानी कि दोनों की देखभाल करता है, पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों की। दूसरा नेचुरल गार्डियन होते हैं, और नेचुरल गार्डियन जो कि हम सेक्शन 6 में पढ़ेंगे, और गार्डियन अपॉइंटेड बाय द विल, यानी कि किसी को वसीयत के द्वारा, जैसे कि पेरेंट्स ने कहा कि ये मैं वसीयत बना रहा हूं और जब तक कि मेरा बच्चा छोटा है, ठीक है, तब तक जो है वो विल, वसीयत के दौरान जो है वो किसी पर्सन को गार्डियन अपॉइंट कर दिया, माइनर के फादर और मदर में, टेस्टामेंट्री गार्डियन जिसे हम कहते हैं। दूसरा गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय कोर्ट, कि कभी कभी ऐसा होता है कि गार्डियन अपॉइंट किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और पर्सन एम्पावर टू एक्ट एज सच एज अंडर एनी एनैक्टमेंट रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ठीक है, कि एक व्यक्ति जिसे वार्डो के किसी न्यायालय से संबंधित किसी अधिनियम के द्वारा उसके तहत कार्य करने का अधिकार जो है वो दिया गया है, ठीक है। हाँ, देखभाल करने वाला उसे हम गार्डियन कहते हैं, ठीक है। देखभाल करने वाला एक सिंपल केयर टेकर भी होता है, लेकिन गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पेरेंट्स की तरह, ठीक है। गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स की तरह होती है। चलो, द नेचुरल गार्डियन कौन होता है, तो हमारे जैसे नेचुरल फादर एंड मदर, ठीक है। सेक्शन 6 में डिफाइन करा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में। ये बोला, इफ इट इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड, माइनर चाइल्ड, कि यदि एक वैध नाबालिग बच्चा है तो गार्डियनशिप जो है वो सबसे पहले फादर की होगी, उसके बाद मदर की होगी। तो गार्डियनशिप जो है वो सबसे पहले पिता के पास होगी, उसके बाद माता के पास होगी। लेकिन यदि बच्चा जो है वो 5 साल से छोटा है, ठीक है, 5 साल से कम उम्र का है, तो बच्चे की कस्टडी जो है वो आमतौर पर किसके पास होती है, माँ के पास होती है, ठीक है। देखो, ये इतने अच्छे अच्छे प्रोविजन जो हमारे हिंदू लॉ में बनाए गए ना, वैसे मुस्लिम लॉ में नहीं है। जब आप मुस्लिम लॉ को करेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि चाहे बच्चा आपका, हाँ, कस्टडी जो है वो जा सकती है, कस्टडी जो है वो मदर को मिल सकती है, लेकिन मदर कभी गार्डियन नहीं होती। फादर फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर, ठीक है, और मदर को इतने राइट नहीं दिए गए। चाहे अडॉप्शन की बात करें तो अडॉप्शन में भी अडॉप्शन की प्रोविजन भी बहुत अच्छे से जो है मुस्लिम लॉ में नहीं दिए गए, जितने प्रोविजन हमारे हिंदू लॉ में जो है वो दिए गए, ठीक है। चलो, तो यहां पर बोला कि यदि कोई भी बोला, इफ इट इज अ लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, यदि लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है तो गार्डियनशिप जो है वो सबसे पहले फादर की होगी, उसके बाद मदर की होगी। बट यदि कोई बच्चा जो है वो 5 साल से छोटा है तो उसकी कस्टडी मदर के पास जाएगी, कस्टडी जो है वो जानली किसके पास जाएगी, मदर के पास जाएगी। और इन केस अडॉप्टेड माइनर चाइल्ड ऑल्सो, अडॉप्टिव फादर इज अ नेचुरल गार्डियन आफ्टर हिम द मदर, ठीक है। यहां पर बोला बोला कि गोद लिए गए नाबालिग बच्चे के मामले में दत्तक पिता प्राकृतिक अभिभावक होता है और उसके बाद माँ होती है, ठीक है, सेक्शन 7 में दिया गया। और ये बोला, इफ द माइनर चाइल्ड इज इलेजिटिमेट, यदि जो है वो बच्चा नाजायज हो, इलेजिटिमेट हो, तो गार्डियन जो है वो मदर होती है, ठीक है, उसके बाद फादर होते हैं। लेजिटिमेट में सबसे पहले फादर होंगे, उसके बाद मदर होंगी, लेकिन इलेजिटिमेट में सबसे पहले गार्डियन होती है मदर और उसके बाद होते हैं फादर।
इन केस माइनर मैरिड गर्ल, ठीक है, ये नहीं बोला है कि एक नाबालिग विवाहित लड़की के मामले में उसका पति, यदि पति भी नाबालिग है तो लड़की का पिता, लड़की की माता प्राकृतिक अभिभावक में योग्यता। यहाँ पर बोला कि इन केस यदि माइनर, कोई माइनर बच्ची है, उसकी शादी पहले के टाइम में कर दी जाती थी ना माइनर लड़कियों की शादी, अब तो चलो लोग थोड़ा लॉ के दायरे में हैं और डरते भी हैं थोड़ा, ठीक है, और लेकिन फिर भी ना, चाहे जितना मर्जी लॉ आ जाए, जितना मर्जी लड़कियों को भी फैसिलिटी दी जाए, फैमिलीज को भी फैसिलिटी दी जाए, लेकिन हमारे भी नियर बाय कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 18 ईयर होते ही शादियां कर देते हैं, लड़कियों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाती, ठीक है। सब फैमिलीज जो है, जैसे कि कभी ऐसा होता है कि परिवार की अपनी सिचुएशंस भी होती हैं, उन सबको देखते हुए जो है वो सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर फैमिलीज में आज भी ऐसा है कि जैसे 18 ईयर हो जा रहे हैं, +2 किसी ने कर लिया, ठीक है, 12th कर लिया, उसके बाद जो है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती गर्ल्स को, ठीक है, आज भी ऐसा है कहीं कहीं, ठीक है। हाँ, 18 से भी कम एज में करते हैं। 18 अब नहीं है, मतलब किसी किसी एरिया में होगा तो पता नहीं, लेकिन हाँ कहीं होगा, जैसे कि जहाँ पुराने बहुत ज्यादा रीति रिवाज पुराने चलते होंगे वहां कर देते हैं, लेकिन अब भी 18 साल तक, तो मतलब 18 साल तक जो है वो कर दे रहे हैं, 18 18 कंप्लीट हो गए, 19 में एंटर हो गए तो चलो। बट मेरे को तो समझ नहीं आता कि जब हम 18 या 19 में थे, इवन कि 24 23 में भी थी मैं जब, तो मेरे को बहुत डर लगता, शादी के नाम से ही बहुत डर लगता था कि कितना कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करेंगे, ये वो कितनी सारी चीजें होती हैं। खुश होके बताते हैं कि हमारी बहू भी 16 17 साल की है। तो उनको डंडे पड़ने ही चाहिए ना रेखा जी। तो एक जो आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, 18 ईयर से कम शादी कहाँ पर हो रही है ना। लेकिन किसी किसी एरिया में बहुत है, हाँ ये है कि थोड़ा सा लॉ मतलब सतर्क हो गया, मैं तो सिर्फ बात कर रही थी हमारे यहाँ, मतलब ये है कि कभी कभी कोई फैमिलीज हैं वो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देती, तो 18 या 19, मतलब 18 कंप्लीट हो गया तो 19 में आपको शादियां कर देते, लेकिन कहीं कहीं होगा, ठीक है, जहां पर जैसे बात करें जो कि बहुत ही गांव के एरिया है तो वहां पर ऐसा होता होगा, जहां पर बाल विवाह, लेकिन ऐसे लोगों को तो कंप्लेन ही करवा देनी चाहिए सबको। हाँ मतलब एक दो मिल जाते हैं, यही तो कह है कि मतलब एक दो जो है वो मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं। हाँ सब चलो सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन कहीं ना, अब किसी किसी एरिया में है, यही तो मैं कह रही हूँ कि किसी किसी एरिया में है। जैसे अब हम बात करें कि मान लीजिए हमारे यहाँ, मतलब आपके किसी भी एरिया में 100 घर हैं, तो 100 में से 20 ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटों बेटियों को दोनों इक्वल समझते हैं, और सबको एजुकेशन में भी जो है वो बढ़िया फैसिलिटी दे रहे हैं। और वहीं जो है वो मतलब 100 में से 20 लोग ऐसे ही हैं, 20 लोग थोड़ा 50 50 काम करते हैं, है ना। और कुछ हैं जो कि 50 से कम दायरे में आते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते, ठीक है। अच्छा, एक एनजीओ से जुड़ी हैं, बहुत बढ़िया बात है ना, इतनी अच्छी बात है कि आप एनजीओ से जुड़े हैं, तो ऐसे केस देखती हूँ, ठीक है। चलो 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 काम करते हैं, है ना, चलो हम भी कर लेते हैं। तो बोला है इफ द माइनर चाइल्ड इज इलेजिटिमेट, यदि जो है वो माइनर चाइल्ड जो इलेजिटिमेट है, तो गार्डियनशिप जो है सबसे पहले किसके पास जाएगी, माइनर मदर के पास जाएगी, और आफ्टर हर फादर, उसके बाद जो है वो फादर के पास जाएगी, ठीक है। और इन केस ऑफ माइनर, किसी माइनर की ही शादी हो गई है, ठीक है, माइनर गर्ल की शादी हो गई है, तो उसका हस्बैंड गार्डियन बनेगा, और यदि हस्बैंड भी माइनर है तो मदर एंड फादर ऑफ गर्ल जो है वो क्या बनेंगे, गार्डियन बनेंगे, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ नेचुरल गार्डियनशिप क्या है, यदि कोई पर्सन जो है वो सीज टू बी द हिंदू हो जाता है, यानी कि वो हिंदू ही नहीं रहा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा नेचुरल गार्डियन बनने के लिए। और इफ ही हैज कंप्लीटली और फाइनली रिनाउंस द वर्ड, यदि उसने कंप्लीटली और फाइनली जो है वो रिनाउंस कर दिया वर्ड को, संसार को त्याग दिया, ठीक है, बिकमिंग अ हर्मिट, और जो है वो क्या बन गया है, मतलब
एक कंप्लीटली उसने रिनाउंस कर दिया, संसार वगैरह को त्याग दिया, बनप्रस्थ या तपस्वी बन गया है ना, सन्यासी वगैरह बन गया, तो आपका वो नेचुरल गार्डियन नहीं रहेगा, ये डिस्क्वालिफिकेशन। अब है आपका पावर ऑफ द नेचुरल गार्डियनशिप। ठीक है, क्या कुछ पावर है नेचुरल गार्डियन की? तो सेक्शन 8 में जो है वो दिया गया है, टू डू ऑल एक्ट विच आर नेसेसरी और रीजनेबल एंड प्रॉपर for the benefit of a minor or for the benefit of a minor estate, but cannot bind the minor under at contract कि ऐसे सभी कार्य करना जो कि नाबालिग के लाभ के लिए आवश्यक है, उचित है या नाबालिग की संपत्ति के जो है वो लाभ के लिए है, लेकिन अनुबंध के तहत जो है वो नाबालिग को बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, और गार्डन जो है वो कैन लीज और द प्रॉपर्टी, यहाँ पे बोला कि गार्डन जो है वो आपका लीज कर सकता है, किराए पर दे सकता है किसी को। अब गार्डन तो हमने देखा ना, किसी पर्सन की भी केयर करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी की भी केयर करेंगे। ठीक है, तो गार्डियन क्या कर सकता है, लीज दे सकता है उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, लीज पर दे सकता है उसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, 5 साल से ज्यादा नहीं देगा या उस टाइम से ज्यादा नहीं देगा जिस आपको लगता है। देखो मान लीजिए कि वैसे गार्डियनशिप के केस में जो माइनॉरिटी देखी जाती है तो 21 ईयर देखी जाती है। ठीक है, तो जब आपकी गार्डियनशिप यानी कि जो भी पर्सन है जिसको कोर्ट के द्वारा गार्डियनशिप अपॉइंट करा गया है, तो वो 21 ईयर तक जो है वो रहता है, 21 ईयर तक जो है उसकी गार्डियनशिप रहती है। ठीक है, तो जिस दिन वो जो है वो माइनर है, यानी कि जिस दिन वो मेजर हो जाएगा उससे पहले पहले वो लीज पर दे सकता है 5 ईयर के लिए, फॉर द टर्म और विच में एक्सटेंड टू ईयर ऑफ द डेट ऑफ अ माइनर अटेन मेच्योरिटी। गार्डियन कैन नॉट ट्रांसफर, और गार्डियन जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी उसकी प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता और एक्सचेंज नहीं कर सकता एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ माइनर एंड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, कि गार्डियन यदि बोला है कि गार्डियन जो है वो आपका ट्रांसफर नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को, एक मॉर्गेज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता, एक्सचेंज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ माइनर बट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, एक्सचेंज किया मतलब एक्सचेंज किया जा सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को माइनर के नाम पर, बट उसके लिए भी जो है वो कोर्ट की परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। Court will grant such permission only if there is a necessary or there is an evident or advantage to the minor। और अदालत ऐसी अनुमति केवल तभी देगी जबकि यदि कोर्ट को ऐसे लगेगा कि ये जरूरी है, ठीक है, तभी देगी। एक केस है रामकृष्ण गुप्ता वर्सेस नूतन अग्रवाल। रामकृष्ण गुप्ता वर्सेस नूतन अग्रवाल का केस है 2007 का, जिसमें ये बोला था कि माइनर एज अ गार्डियन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर सन अप्लाइड फॉर द सेल ऑफ वेकेंट प्लॉट। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था कि नाबालिग बेटों की संपत्ति की संरक्षण के रूप में जो है वो मां ने नाबालिग बेटों से संबंधित खाली भूखंडों की बिक्री के लिए आवेदन किया। यहां पर हुआ क्या था कि मां चाहती थी, ठीक है, जो कि मां एक गार्डियन है, वो चाहती थी कि जो बेटे की प्रॉपर्टी है इसको मैं यहां से बेच दूं, ये जो खंडर जमीन है यहाँ इसको बेच दूं और एक नई जगह, ठीक है, नई जगह फ्लैट लूं जहां पर उसके बाकी रिलेटिव्स भी रहते, जो कि बाकी लोग भी वहां रहते हैं, उस अच्छी जगह जो है वो फ्लैट लिया जाए। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि नाबालिग जो बेटा था, बेटे की संपत्ति को जो है वो जो गार्डियन मां थी उन्होंने बिक्री के लिए आवेदन किया। ठीक है, वो इसको बेच देना चाहती थी और बिक्री से जो है जो भी प्रॉपर्टी जो भी मनी उसको मिलता उससे वो जो है वो नई जगह नई कॉलोनी में जो है वो फ्लैट खरीदना चाहती थी। और यहाँ पर उन्होंने फ्लैट खरीद लिए थे क्योंकि वहां पर अधिकांश जो भी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो उसी फ्लैट में रहते थे। ठीक है, और लेकिन वाइल द कोर्ट डिनाई द परमिशन, लेकिन निचली अदालत ने जो है वो क्या कर दिया, डिनाई कर दिया परमिशन देने से, अनुमति देने से जो है वो इनकार कर दिया। लेकिन अपील पर जो है वो अदालत ने कहा कि आवासीय कॉलोनी में बेटों के नाम पर एक फ्लैट जो है वो खरीदने के लिए खाली जमीन की बिक्री उनके हित में होगी, और जहां उनके अधिकांश रिश्तेदार के पास भी एक फ्लैट थे और इसलिए अनुमति दी गई थी। ठीक है, और इसलिए फिर बाद में जो है वो कोर्ट ने कहा, ठीक है, ये कोर्ट ने कहा कि परमिशन दे दी गई कि आप जो है वो फ्लैट खरीद सकते हैं। और यदि अभिभावक या उसकी अचल संपत्ति के बारे में एक अनुबंध करता है तो उसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन जो है करता है, ठीक है, तो इस
यह अनुबंध जो है वो नाबालिग के कहने पर शून्य होगा। लेकिन इन फ्यूचर यदि कोई गार्डियन जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसके नाम पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कि वायलेट कर रही है किसी कंडीशन को, देन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वाइडेबल एट द इंस्टांस ऑफ अ माइनर। ठीक है, तो यहां पर ये केस में बोला गया था। निचली लोअर अदालत ने इसको इनकार कर दिया, परमिशन देने से डिनाई कर दिया, लेकिन जब वो अपील में गई तो कोर्ट ने जो है वो परमिशन दे दी कि आप जो है वो फ्लैट खरीद सकते हैं। ठीक है, अब है आपकी टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड देयर पावर, कि टेस्टामेंट्री गार्डियन की क्या कुछ पावर है। तो सेक्शन 9 में दिया गया है, तो ये बोला इफ, यदि, ठीक है, यदि कोई जो फादर है, ठीक है, फादर है, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपॉइंट करा एक्स को एक गार्डियन, ठीक है, उन्होंने एक्स को कर दिया, लेकिन मदर अभी जिंदा है, फादर की डेथ हो गई, मदर अभी जिंदा है, तो फादर के बाद गार्डियन कौन बनेगा? एक्स नहीं बनेगा, उसके बाद बनेगा मदर। ठीक है, लेकिन मदर ने बाद में किसी और को, एम को गार्डियन अपॉइंट कर दिया, तो इनकी डेथ के बाद एम गार्डियन बनेगा, ना कि एक्स। समझ आ गया? टेस्टेमेंट्री गार्डियन यानी कि आप वसीयत नामा के दौरान, ठीक है, वसीयत नामा के दौरान जो है वो वसीयत नामा से किसी पर्सन को गार्डियन अपॉइंट कर रही है। तो यहां पर बोला कि यदि एफ यानी कि फादर की डेथ हो जाती है और वो किसी को गार्डियन अपॉइंट करते हैं, लेकिन मदर अभी जिंदा है, तो फादर के बाद मदर ही गार्डियन बनेगी, और बाद में मदर ने भी कोई गार्डियन अपॉइंट कर दिया मिस्टर एम, तो वो मिस्टर एम ही जो है वो मदर की डेथ के बाद वो गार्डियन बनेंगे, एक्स नहीं बनेंगे, क्योंकि एक्स को अपॉइंट करा था फादर ने और फादर पहले चले गए, तो मदर अभी जिंदा थी, तो मदर गार्डियन बन गई। ठीक है, बट यदि एम डाई हो जाता है एंड अपॉइंट वाई एज अ गार्डियन, देन इन देयर विल, एंड देन वाई वुड बी अ गार्डियन एंड नॉट एक्स। ठीक है, टेस्टामेंट्री गार्डियन एक राइट है माइनर्स के गार्डियन का आफ्टर द डेथ ऑफ माइनर फादर एंड मदर। ठीक है, समझ आ रहा है? रेखा जी, जितेव जी, समझ आ गया ये टेस्टामेंट्री गार्डियन का? दोबारा से बता दूंगी, बताइए, समझ आ गया? देखो, टेस्टामेंट्री गार्डियन में क्या होता है ना कि एक वसीयत बनाई, ठीक है, विल बनाई, ठीक है, विल के अकॉर्डिंग जो है वो किसी पर्सन को गार्डियन अपॉइंट करा गया। सबसे पहले क्या हुआ था कि फादर ने विल बनाई थी और मिस्टर एक्स को जो है वो गार्डियन अपॉइंट कर दिया, लेकिन फादर की जब डेथ हुई तो मदर अभी जिंदा थी, तो मदर ही गार्डियन बनेगी। ठीक है, लेकिन जब मदर ने अपनी विल बनाई तो किसी एम को जो है वो गार्डियन अपॉइंट कर दिया, तो जब मदर की डेथ होगी तो मिस्टर एम जो है वो गार्डियन बनेंगे, ना कि एक्स। ठीक है, अब है आपका कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन एंड द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अपॉइंट द गार्डियन। यहां पर बोला देयर इज नो नेचुरल गार्डियन, कि जब नेचुरल गार्डियन कोई ना होता है, नहीं होता है, टेस्टामेंट्री गार्डियन भी नहीं होता है, यानी कि विल के दौरान भी किसी को गार्डियन नहीं अपॉइंट किया गया, तो कोर्ट अपॉइंट कर सकती है किसको? एक गार्डियन को। ठीक है, कोर्ट अपॉइंट कर सकती है गार्डियन को। और ये अदर प्रोविजन क्या दिए हैं? गार्डियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट 1956 के सेक्शन 10 में दिया है, अ माइनर कैन बी अ गार्डियन, कि माइनर जो है वो गार्डियन हो सकता है ऑफ एन अदर माइनर का, बट कैन नॉट बी गार्डियन ऑफ द अनदर माइनर प्रॉपर्टी। एक माइनर दूसरे माइनर का गार्डियन हो सकता है, जैसे मान लीजिए, देखिए देखिए कि इफ यदि मदर जो है वो किसी बच्चे की मदर की छोटी उम्र में शादी कर दी गई और 17 वर्ष की उम्र में जो है वो माँ बन गई, ठीक है, तो माइनर यदि मदर जो है वो गार्डियन हो सकती है, मतलब 1 साल के बच्चे की 17 साल की मदर है तो वो गार्डियन हो सकती है, बट उसकी प्रॉपर्टी की गार्डियन नहीं होगी। ठीक है, बोथ द माइनर जो है वो स्टिल वन माइनर मदर एंड विद बी द गार्डियन ऑफ अनदर माइनर। ठीक है, वो जो है वो गार्डियन हो सकती है अनदर माइनर की, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी की माइनर गार्डियन नहीं होगी। सेक्शन 10 में ये दिया गया। सेक्शन 11 में डी फैक्टो गार्डियन के बारे में बताया गया है, तो यहां पर बोला डी फैक्टो गार्डियन नॉट टू डील विद द माइनर प्रॉपर्टी। डी फैक्टो गार्डियन जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी से डील नहीं करते। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू dispose of and deal with the property of Hindu minor merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the minor। ठीक है, यह बोला कि वास्तविक अभिभावक नाबालिगों की संपत्ति का एक सौदा नहीं करेगा, कि वो डी फैक्टो गार्डियन जो है वो आपकी डील नहीं करते माइनर की प्रॉपर्टी से। ठीक है, डी फैक्टो गार्डियन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कॉन्टिन्यूस इंटरेस्ट रखता है ओनली किससे? माइनर के
पर वेलफेयर से, माइनर पर्सन के वेलफेयर के बारे में, और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन करता है उसकी प्रॉपर्टी की, बट विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। डी फैक्टो गार्डियन कौन होता है? जैसे कि किसी बच्चे की का जन्म हुआ, उसकी मदर नहीं रही, और उसके फादर की भी डेथ हो गई, तो उस बच्चे ने जो भी चाचा मामा ताया थे उनके पास रहना स्टार्ट कर दिया, तो वो डी फैक्टो बन गए। डी फैक्टो यानी कि ऑटोमेटिक वो गार्डियन बन गए। वो डील नहीं करते माइनर की प्रॉपर्टी से, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी की विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, तो उसको हम डी फैक्टो गार्डियन जो है वो कहते हैं। अब है आपका सेक्शन 12 जो कि बात करता है गार्डियन नॉट टू अपॉइंटेड फॉर द माइनर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, कि संयुक्त परिवार में संपत्ति में नाबालिगों के अविभाजित हित के लिए अभिभावक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, वेयर हाँ, डी फैक्टो जो है वो पालन पोषण करता है, बिल्कुल ठीक है, वही की पालन पोषण करता है। जब पेरेंट्स ना हो तो डी फैक्टो गार्डियन जो है वो ओनली पालन पोषण करता है। अब सेक्शन 12 है जो कि बात करता है गार्डियन नॉट टू अपॉइंट फॉर द माइनर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिगों के विभाजन के हित के लिए अभिभावक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और अब वेयर अ माइनर हैज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट मेंबर of family, then no guardian shall appoint for the minor or with respect in respect of such undivided interest। ठीक है, ये बोला कि जहां पर संयुक्त परिवार की संपत्ति में एक नाबालिग का अविभाजित हित होता है और संयुक्त परिवार एक वयस्क सदस्य के प्रबंधन के अधीन है, और ऐसे विभाजित हित के संबंध में नाबालिग के लिए कोई भी अभिभावक नियुक्त जो है वो नहीं किया जाता। Provided that nothing in this section shall be deemed to affect the jurisdiction of the High Court to appoint a guardian in respect of such interest। ठीक है, कि गार्डियन जो है वो आपका गार्डियन नॉट टू अपॉइंट फॉर अ माइनर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। यहाँ पर बोला संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिगों के अविभाजित हित के लिए अभिभावक नियुक्त जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जहां पर एक कोई माइनर है जिसका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है किसी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी जो कि अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट मेंबर, जिसको अडल्ट मेंबर कोई बड़ा मेंबर जो है मैनेजमेंट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो कोई भी गार्डियन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है माइनर के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अब है आपका सेक्शन 13 जो कि बात करता है वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी अ पैरामाउंट कंसिडरेशन, कि नाबालिग के कल्याण पर सर्वोपरि विचार जो है वो किया जाना चाहिए। तो ए बोला 13 क्लास 1, ठीक है, जहां पर बोला इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज अ गार्डियन ऑफ द हिंदू माइनर बाय द कोर्ट, द वेलफेयर ऑफ माइनर शेल बी परमानेंट कंसिडरेशन, कि सबसे पहले बोला नाबालिग के कल्याण पर सर्वोपरि विचार जो है वो किया जाना। सबसे पहले हम देखेंगे किसका, माइनर का वेलफेयर। ठीक है, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज अ गार्डियन ऑफ द हिंदू माइनर बाय द कोर्ट, ठीक है, कि किसी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को हिंदू अवयस्क के अभिभावक के रूप में जो है वो घोषित करने में अवयस्क का कल्याण जो है वो सर्वोपरि होगा। ठीक है, क्या देखेंगे हम, ओनली बच्चे का, माइनर का क्या देखेंगे, वेलफेयर देखेंगे। ठीक है, नो पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ गार्डियनशिप बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी लॉ रिलेटेड टू द गार्डियनशिप इन मैरिज एंड अमंग द हिंदू इफ court is of opinion that his or her guardianship will not be the welfare of a minor। ठीक है, कि यह बोला कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर हिंदुओं के बीच में विवाह में अभिभावकता से संबंधित किसी कानून के आधार पर संरक्षितता का अधिकार हकदार जो है वो नहीं होगा, यदि न्यायालय की राय है कि उसकी संरक्षितता जो है वो नाबालिग के कल्याण के लिए नहीं होगी। एक और केस है कीर्ति कुमार जोशी वर्सेस प्रदीप कुमार जोशी का। यहाँ पर क्या हुआ था, 1992 का केस है। तो दो ठीक है, 2 माइनर चाइल्ड थे, उनकी कस्टडी जो है वो किसके पास चली गई थी। ठीक है, कि 2 नाबालिग बच्चे थे, उसकी कस्टडी पिता और मामा ने जो मांगी थी। ठीक है, और बच्चे की माँ की अप्राकृतिक मृत्यु की, बच्चे की माँ की जो है वो अननेचुरल तरीके से डेथ हो गई थी, और फादर पर जो है वो चार्जेस लगाए गए थे 498 ए ऑफ आईपीसी के। ठीक है,
लेकिन उस जब मदर की अननेचुरल तरीके से डेथ हो गई और फादर पर भी चार्जेस लगाए गए, तो उनको जेल में जाना पड़ा। तो उस दौरान जो है वो बच्चे जो है वो मामा के साथ जो है वो रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। चिल्ड्रन वर स्टेइंग विद अ मैटरनल अंकल, और बच्चे जो है वो मामा के साथ जो है वो रह रहे थे, और उन्होंने भी पिता के साथ साथ नहीं बल्कि उनके साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। ओनली मामा के साथ जो है वो रहने की इच्छा व्यक्त करी। तो कोर्ट ने ग्रांट कर दिया कस्टडी इन फेवर ऑफ अ मैटरनल अंकल। ठीक है, कोर्ट ने ग्रांट कर दिया इन कस्टडी इन फेवर ऑफ अ मैटरनल अंकल। यहाँ पर बोला कस्टडी ऑफ अ टू माइनर चाइल्ड, समझ आ गया कि यहाँ पर एक तरह से फादर ने और दूसरे मामा ने जो है वो कस्टडी मांगी थी। मदर की अननेचुरल तरीके से जो है डेथ हो गई थी, उसके बाद फादर पर चार्जेस लगाए गए थे और बच्चों ने ऑटोमेटिक रहना जो है वो मामा के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। जब जो केस चला तो बाद में बच्चों ने भी अपनी इच्छा बताई कि उनको मामा के साथ रहना है, और कोर्ट ने कस्टडी जो है वो दे दी मैटरनल अंकल को। ठीक है, यानी कि मामा को। अब है आपका रामनाथ वर्सेस रवि राज जुडेजा का केस है 2006 का। तो यहां पर बोला कि अ कस्टडी डिस्प्यूट बिटवीन द फादर एंड द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पर बोला कि पिता और नाना नानी के बीच में कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा था। नाबालिग की माँ की, ठीक है, जो मदर और थी उन माइनर की, उनकी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो मौत हो गई थी। और फादर को ट्राई किया गया था 304 ऑफ इंडियन पैनल कोड के तहत और कन्विक्ट किया गया था, और ट्रायल कोर्ट ने बाद में उनको एक्विट कर दिया बाय द एपलेट कोर्ट। लेकिन वह जब जो है वो चाइल्ड के फादर ने जो है वो उनकी कस्टडी लेनी चाहिए, जब बच्चे के पिता को हिरासत में लिया गया था, तो बच्चा कितना था, ओनली 4 साल का था। ठीक है, तब से लेकर जो वो नाना नानी के साथ रहता है, और नाना नानी ही उसकी अच्छी तरीके से देखभाल जो है वो कर रहे थे। तो द चाइल्ड हु वाज नाउ 16 ईयर। ठीक है, अब जो जब ये केस चला है तो उस बच्चे की एज 16 वर्ष हो गई। 4 साल का छोड़कर गए थे और 16 वर्ष हो गई। तो 16 वर्ष का था, और तब वह नाना नानी के साथ ही रहना उसको पसंद था, और अदालत ने कहा कि बच्चे का हित जो है वो नाना नानी के साथ रहने में है, ना कि पिता के साथ रहने में। और कोर्ट ने जो है वो आपकी कस्टडी दे दी नाना नानी को। ठीक है, आप बताएंगे किसी को समझ नहीं आया हो तो बता दीजिए। आ गया मैम जी, ठीक है। मेरे ना सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है कुछ टाइम से। चल थ्योरीज ऑफ डाइवर्सिटी कर लेते हैं। छोटा भी है। नहीं, लीव नहीं करना। क्यों करना लीव, अभी 10 मिनट है ना, ऐसे ही। चलो थ्योरीज ऑफ डाइवर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है फॉल्ट थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी
इसमें हम थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स देखेंगे और इसमें हम केसेस भी देखेंगे, लिव इन रिलेशनशिप को देखेंगे और उसके बहुत ज्यादा केसेस हैं, ठीक है। और 125 के प्रोविजन की अच्छा, हमारे मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई है, बस ये पता नहीं जब कुछ दिनों से जैसे क्लास चल रही होती है तो ये पीपीटी जो है वो अपने आप ऑफ हो जाती है। ये कुछ ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट डीएक्टिवेटेड क्या आ रहा है, ठीक है। रीएक्टिव जो है वो उसको करना पड़ेगा, बस इतना सा प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं कि आपकी क्लास ही खत्म हो जाए। हाँ, क्या करते रहते हो, चलो ठीक है। तो थ्योरी ऑफ डाइवोर्स हम डिस्कस करेंगे, क्या कुछ थ्योरी है डाइवोर्स के प्रीवियस में डिस्कस कर लिए, है ना। तो फॉल्ट थ्योरी क्या कहती है, बोला फॉल्ट ऑफ वन पार्टी, जहां पर एक पार्टी का फॉल्ट होता है और दूसरे पक्ष को तलाक लेने का जो है वो अधिकार होता था। देखो कि मान लीजिए मारपीट हो रही है ना, क्रुएलिटी की जा रही है, ठीक है। हस्बैंड जो है डेली शराब पीकर आता है और वाइफ के साथ जो मारपीट करता है, ठीक है, मारपीट करता है, तो वाइफ के पास क्या राइट आ जाएगा कि वो डाइवोर्स ले सकती है इस ग्राउंड पर। तो फॉल्ट ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी का जो है वो फॉल्ट रहेगा और दूसरी पार्टी जो है वो डाइवोर्स ले सकती है इस अधिकार पर, ठीक है। और द थ्योरी इज problematic because it try a plain divorce as a black and white situation, कि ये सिद्धांत जो है वो समस्याग्रस्त है, लेकिन क्योंकि ये तलाक को एक काले या सफेद स्थिति के रूप में जो है वो चित्रित करने की कोशिश करता है। वेयर वन पर्सन इज अ बैड गाय, यहाँ पर एक बोला कि कभी फॉल्ट थ्योरी में क्या होता है ना कि एक पर्सन जो है वो गलत आदमी होता है, ठीक है, एक बैड गाय बुरा व्यक्ति है, और एक जो है वो पीड़ित है, दूसरा जो है वो क्या है, पीड़ित है, और विच इज नॉट द केस इन अ मोस्ट सिचुएशन, ठीक है, जो कि ज्यादातर स्थितियों में ऐसा नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं होता एक ही पार्टी की जो है वो गलती होती है, पर गलतियां दोनों पार्टीज की होती है ना, लेकिन कभी ऐसा हो कि बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस जो है वो डिपेंड करता है। तो फॉल्ट थ्योरी ये कहती है जहां पर एक पर्सन जो है वो क्या होता है, बैड पर्सन होता है, और दूसरा पर्सन जो है वो क्या होता है, विक्टिम होता है, यानी कि दूसरी पार्टी के पास राइट आ जाता है कि वो डाइवोर्स के लिए जो है पिटीशन फाइल कर सकती है। दूसरा, कंसेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैरिज डज नॉट ऑलवेज फेल बिकॉज द फॉल्ट ऑफ दिस थ्योरी सजेस्ट दैट अ मैरिज कैन फेल फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन, ठीक है। यहाँ पर बोला कि दोष के कारण विवाह हमेशा विफल जो है वो होता है, और यह इस सिद्धांत से पता चलता है कि विवाह जो है वो विभिन्न कारणों से जो है वो विफल हो सकता है। ये रीजन क्या है, तो सबसे पहले पार्टीज हैड अ डिफरेंट आइडिया ऑफ अ मैरिज, ठीक है, कि पार्टियों के विवाह के अलग अलग विचार थे, और दूसरा कि दे कांट वेयर ईच अदर सोसाइटी, और एक दूसरे के साथ जो है वो रहना वो सहन नहीं कर सके, एक दूसरे का जो है वो ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है वो रहना सहन नहीं कर सके। बट दे हैव डिफरेंट वे ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे कि उनका अपना अपना लिविंग स्टाइल है, यानी कि लिविंग और कल्चर जो है उनका अलग अलग है, और एक दूसरे के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे, है ना। कि मैरिज से जरूरी नहीं कि शादी शादी शादी, जब शादी हो जाती है उसके बाद जो है वो एक लाइफ का एक नया पन्ना जो है वो खुल जाता है, और एक इंसान को 100 सिचुएशन के साथ हैंडल करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो यहां पर बोला कि मैरिज डज नॉट ऑलवेज फेल, कि मैरिज ओनली हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी की गलती है तो फॉल्ट की वजह से ही जो है वो मैरिज का एंड नहीं होता, कई बार जो है वो पार्टीज दोनों ही एडजस्ट नहीं कर पाती। ये जो आपकी कंसेंट थ्योरी सजेशन करती है कि मैरिज के फेल होने की वेराइटी ऑफ रीजन हो सकता है, अलग अलग कारण जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि जो आपकी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स किया जाता है वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B में जो है वो एक साल के बाद, शादी के एक साल के बाद जो है डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी जा सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट 28 सेक्शन में दिया गया है आफ्टर 1 ईयर ऑफ द सेपरेट लिविंग, ठीक है, कि एक साल हो गया अलग अलग रह रहे हैं, तो सेक्शन 28 के स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन ओनली तभी आएंगे जब एक पर्सन आपका हिंदू है, दूसरा जो है वो नॉन हिंदू है ना, या किसी भी अदर रिलीजन के हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट सेक्शन 32B, आफ्टर द 1 ईयर सेपरेट, आफ्टर 1 ईयर ऑफ द सेपरेट लिविंग, ठीक है, कि अलग रहने के बाद जो है एक साल के बाद जो है वो पिटीशन फाइल करी जा सकती है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। इंडियन डाइवोर्स एक्ट सेक्शन 10A, आफ्टर द 2 ईयर सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटर इररिलेटिवली, ठीक है, यहाँ पर बोला 2 साल के अलग अलग जीवन सिद्धांत के बाद अब है।
ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, विवाह का टूटना। दिस इज अ थर्ड थ्योरी, ये आपकी थर्ड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है। द थ्योरी एज अ नेम सजेस्ट दैट divorce must be given where the situation is such that there is no reasonable probability the husband or wife living together again। कि तलाक का ये तीसरा सिद्धांत है कि ये सिद्धांत जैसा कि नाम से पता चलता है कि तलाक दिया जाना चाहिए, और जहां स्थिति ऐसी है कि पति और पत्नी फिर से जो है वो एक साथ रहने की मतलब एक साथ रहने की कोई संभावना है। ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, क्योंकि विवाह का टूटना संभव है क्योंकि एडजस्ट ही नहीं किया जा रहा, पार्टीज एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकती। रीजनेबल प्रोबेबिलिटी है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो दोनों ही अलग अलग जो है वो हो जाएंगे। एक केस है आपका समर घोष वर्सेस जया घोष का, 2007 का मामला है। इस केस में क्या हुआ था कि पत्नी ने पति के साथ जो है वो, ठीक है, कि यहाँ को हैबिट करने से मना। यहाँ पर मतलब जो भी मैरिज से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और भी है ना, फिजिकली चाहे कुछ भी, तो यहाँ पर बोला है कि वाइफ डिड नॉट कोहैबिट विद द हस्बैंड और रिफ्यूज टू हैव अ चाइल्ड, और उसने जो है वो बच्चा पैदा करने से भी मना कर दिया। और शी डिड नॉट मेक फूड, और ना ही तो वो भोजन बना रही थी उसके लिए, है ना। और अपने पिता के सामने जो है वो उसका इतना अपमान जो है वो किया, और कि वो पति जो है वो दुखी होकर घर छोड़ के चला गया, है ना। ठीक है, बाकी तो चलो ये भी है, लेकिन आजकल के टाइम में क्या जरूरी है कि दूसरा मतलब एक पति है तो उसको परमात्मा ही समझा जाए, हाँ, कि उसको फूड ही दिया जाए और ये कहा जाए कि ना। आजकल के दोनों पर्सन जो है वो जॉब करते हैं तो म्यूचुअल सेटलमेंट जो है वो की जा सकती है, यानी कि आपस में आप दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये केस के फैक्ट क्या थे कि जो पत्नी थी, उसने कोहैबिट और बच्चा पैदा करने से जो मना कर दिया, और फूड भी नहीं दे रही थी, और उसको इतनी मतलब बुरी तरीके से इंसल्ट कर रही थी कि वो दुखी होकर घर छोड़ के भाग गया। और कोर्ट कंसीडर्ड दिस इज अ केस ऑफ मेंटल क्रुएलिटी, और कोर्ट ने कंसीडर किया, ये कहा कि ये आपका केस मेंटल क्रुएलिटी का है of wife of the husband or accept the petition of a husband for divorce on the ground of irrelatable breakdown of marriage। और ये कहा कि अदालत ने इसे पति पर जो है वो पत्नी की मानसिक क्रूरता का मामला माना, और विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर जो है वो तलाक के लिए पति की याचिका को जो है वो स्वीकार कर लिया। ठीक है, एक और केस है आपका नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का, 2006 का मामला है। यहां पर बोला था, डिस्कस किया था irrelatable breakdown of marriage in detail and concluded that when no result come out even after the serious attempt by court of bring the parties together, and the court must presume that the marriage is broken down, and if then also divorce is not granted, it will bring more mystery to the parties। ठीक है, यहाँ पर बोला कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने पर जो है विस्तार से चर्चा की गई और निष्कर्ष निकाला कि अदालत के द्वारा पक्षों को एक साथ लाने की गंभीर प्रयास के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला है, और अदालत ने ये माना कि शादी टूट गई है, और अगर तलाक तब भी जो है वो तलाक नहीं दिया जाता है तो पक्ष मतलब यदि आप जो है वो आप दोनों पार्टीज जो है रहना नहीं चाहती है ना, नहीं रहना चाहती, आप जबरदस्ती जो है वो उनको डाइवोर्स नहीं दे रहे हो, यानी कि कोर्ट भी डाइवोर्स देने में जो है वो देरी कर रहा है, तो यही ये कहीं ना कहीं जो है वो दुख का कारण, ये पक्षों दोनों को जो है वो एक दुख का कारण होगा दोनों पार्टीज के लिए। और जब शादियों को तोड़ दिया जाता है तो ये कल्पना जो है बन जाती है कि बस एक कानूनी बंधन रह गया, जस्ट एक पीस ऑफ पेपर रह गया कि अब डॉक्यूमेंट्स में जो है वो डाइवोर्स मिलना है, बाकी तो सारे रिश्ते नाते टूट चुके हैं। ठीक है, और उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके कानून शादी की पवित्रता की सेवा नहीं करेगा। ठीक है, कि ये बोला कि एक बार जब शादी टूट जाती है, कि एक बार मैरिज टूट गई है, पार्टीज रह नहीं रही है आपस में, तो कोर्ट को भी क्या कर देना चाहिए, डाइवोर्स दे देना चाहिए। वेयर मैरिज आर ब्रोकन डाउन, यदि मैरिज जो है वो टूट गई है तो इट बिकम फिक्स्ड and all just remain as a legal ties by refusing assert that ties and the law would not be serve the sanctity of a marriage। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट हम कल करें। ठीक है, देखो हो गया ना ये थ्योरी ऑफ डाइवोर्स का।
दो केस भी हमने डिस्कस कर लिए। लिव इन रिलेशनशिप का हम कल करते हैं, और इसके अलावा राइट ऑफ पार्टीज मेंटेनेंस के क्या कुछ पार्टी प्रोविजन है, प्रोटेक्शन कहाँ पर दी है डोमेस्टिक वायलेंस में, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लिव इन रिलेशनशिप वाली पार्टीज को, लेडी को, ठीक है, ये सब हम जो है वो कल करेंगे। और राइट क्या है चिल्ड्रन के, जो कि इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप में जो है वो बॉर्न होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच रेखा जी, सबको थैंक यू भाई। और फिर भी किसी को डाउट होगा, क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ जरूर शेयर करना, ठीक है।